अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दियों की आमद है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो आगे बढ़ती है। चाहे आपको कितना ही आपका बिस्तर सुबह क्यों ना खींचे कि थोड़ी देर और 5 मिनट और स्नूज़ कर लें, लेकिन आपको उठना है और काम पे जाना है। वैसे तो कहा जाता है कि चलती का नाम गाड़ी, और ख़ास तौर पे अगर आप कराची में देखें तो कराची में अगर ट्रैफिक चलती है, ये पहिया घूमता है, तो इसी के साथ हमारी ज़िंदगियों का पहिया यानी हमारी मुल्क की मईशत का पहिया भी घूमता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप रनिंग एंड द सिटी नेवर स्लीप्स। लेकिन कुछ नज़र डालते हैं कराची की ट्रैफिक पे, क्योंकि आए दिन आप इस तरह की खबरें और इस तरह की बुलेटिन सुनते हैं कि जी आज इतना ज़बरदस्त किस्म का ट्रैफिक जाम है हर सड़क के ऊपर कि घर पहुँचना मुश्किल है। हमने कुछ नंबर्स पर नज़र डाली तो मुझे पता चला कि कराची की जो व्हीकल पॉपुलेशन है, यानी कराची की सड़कों पर जितनी गाड़ियाँ घूमती हैं, जिसमें छोटी बड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा सब इंक्लूड कर लें, तो ये तकरीबन 28 लाख हैं। यानी अगर माना जाए कि इस शहर की आबादी 2.25 करोड़ के करीब है, तो 28 लाख का मतलब है कि हर 4 अफराद के लिए एक व्हीकल इस शहर में मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और हमारा मास ट्रांजिट सिस्टम इससे बहुत बेहतर होना चाहिए। वैसे तो अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखें तो किसी भी मुल्क की किसी भी शहर की अगर पॉपुलेशन 70 लाख या 1 करोड़ के करीब पहुँचती है, उससे पहले तक उन्होंने मास ट्रांजिट सिस्टम को प्लान कर लिया होता है, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया होता है। कराची शहर में हमारे वालिद साहब और उस जनरेशन के तमाम लोग बताते हैं कि पहले पहल चला करती थी ट्रैम्स, लेकिन अब ऐसा कोई निज़ाम हम नहीं देखते। बदतरीन ट्रैफिक जैम्स की सिचुएशंस रहती हैं। अच्छा जी, अब ये जो 28 लाख गाड़ियाँ हमारी शहर की सड़कों पर रवा दवा हैं या फंसी हुई हैं ट्रैफिक जैम में, इसके बारे में बताते चलें कि हर रोज़ कराची शहर में तकरीबन 1800 नई गाड़ियाँ रजिस्टर होकर सड़कों पर आती हैं। और अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाए तो तकरीबन 54% इसमें मोटरसाइकिलिस्ट हैं। यानी आप जो समझते हैं कि शायद जो एम्प्रेस मार्केट है या अंदरून शहर सदर की तरफ अगर आप चले जाएं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और उसके लिए बेहतर है कि शायद आपके पास बाइक हो, तो ये बाइक भी कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है। हाल ही में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कैंपेन की जा रही है कि रॉन्ग वे ना आया जाए। आपको बताते चलें कि इस कैंपेन को चलते हुए अभी लगभग महीना सवा महीना हुआ है और हम देख सकते हैं नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। 64,000 लोगों को अभी तक टिकट इशू किया जा चुका है, क्योंकि वो रॉन्ग वे आ रहे थे, वन वे की वायलेशन कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर अरेस्ट की बात करें तो 1100 लोगों ने इसी हवाले से अभी तक हवालात की हवा खा ली है। लेकिन क्या करें कि हमें इन चीज़ों के बारे में समझ कुछ नहीं आता, हम फिर भी इसको इग्नोर करते रहते हैं। आपको बताती चलूँ, और शायद ये मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि लंदन जैसे शहर में अगर आप वायलेशन करते हुए पाए जाएँ या आपकी गाड़ी स्पीडिंग कर रही है और उसको कैच कर लिया गया है, या आप इतने मोहतात भी हैं कि जैसे ही आप कैमरे के करीब पहुंचते हैं तो आप स्पीड लिमिट के अंदर अपनी गाड़ी को ले आते हैं, तो आपको एक ख़ास ट्रेनिंग के लिए बताएं। और इस ट्रेनिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताई जाती है कि जहां जहां आप सड़कों पे कैमरा देख रहे हैं, वो सिर्फ एक कैमरा नहीं है, यानी ये सिर्फ आप पे नज़र रखने के लिए कैमरा नहीं बनाया गया है, बल्कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। किसी भी काउंटी के लिए एक कैमरा ख़रीदना एक बहुत मेरे ख्याल में तकरीबन इसकी कॉस्ट वो बताते हैं कि 5000 से 6000 पाउंड के करीब आती है कैमरे की। तो कैमरा सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पे नस्ब किया जाता है जहाँ के एक्सीडेंट्स के डेटा को जब देखा जाए तो ये पता चले कि वहाँ पे कम से कम 3 से 5 अमवात हुई हैं। तो अब आपका जो कैमरे को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। वो कैमरा इसलिए नहीं है कि आपको टिकट मिल सकता है या आपकी गाड़ी तेज़ जा रही है, ये आपको याद दिलाने के लिए है कि ये मोड़ इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पे कम से कम 3 लोगों ने अपनी जान से हाथ खोया है। और आपको ये भी बताते चले कि कराची शहर में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त 70% लोग जो व्हीकल चला रहे हैं उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश होती है कि हमें घर पे आकर कोई ड्राइविंग लाइसेंस दे दे, और फिर आप और मैं सोचते हैं कि इस शहर का या इस मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम क्यों नहीं बेहतर हो रहा। क्या आप दुनिया के किसी भी मुल्क किसी भी शहर में ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और आप फिर भी व्हीकल दौड़ाते घुमाते घूम रहे हों? और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो आपके घर हेल्प हैं या आपके ड्राइवर्स हैं, उनकी तो फिर भी रोकथाम हो जाती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने वाले लोगों के पास लाइसेंस नहीं है,
बाइक चलाने वालों के पास बाइक का लाइसेंस नहीं है, हैवी ट्रैफिक चलाने वालों के पास, कई दफ़ा इन हैवी व्हीकल्स को चलाने वालों के पास भी लाइसेंस नहीं है। तो ये जो मौत का खेल है, एक तरह से हम इंसानी जान को बिल्कुल भी यहाँ पे अहमियत फ़ौक़ियत नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं। आप कहेंगे सुबह सुबह लेक्चर शुरू हो गया, लेकिन वाकई ये वो चीज़ें हैं, हम आते जाते अपने इर्द गिर्द ट्रैफिक तो देखते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि इन चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज प्रोग्राम में थोड़ी सी बात न्यूट्रिशन की भी कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि हम ये जो ख़बरें अपने एक तरह से फीड में शामिल किए होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाती हैं सुबह ही सुबह, तो वो क्या समझती हैं कि इसके अलावा किन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अच्छी खुराक, अच्छी थॉट्स, अच्छे आइडियाज़ हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स वेलकम हर ऑन द शो। डॉक्टर आयशा, आइए और हमें बताइए कि आज क्या कुछ किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी बात करें। जी आयशा। सुबह सुबह आपकी हमने चहलकदमी करा दी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। गुड मॉर्निंग टू यू, प्लीज हैव अ सीट। आप भी आते हुए ट्रैफिक में फंसी, क्योंकि आज ट्रैफिक का जिक्र हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा से ही बातचीत शुरू की जाए। मुझे तो लगता है ये रोज़ का मामूल है, रोज़ का मामूल है। और ख़ास तौर पे कराची शहर में कोई रश आवर नहीं होता। एक ज़माने में लोग समझते थे कि सुबह स्कूल जाने वालों का या ऑफिस जाने वालों का रश है, और वापसी पे दोपहर में कहते थे कि जी अभी स्कूल के बच्चे वापस आ रहे हैं, शाम में लोग दफातर से वापस आ रहे हैं। फिर उससे और आगे चले जाएँ तो अर्ली इवनिंग है, वीकेंड है, आज शादियों का रुख कर रहे हैं, तो इसलिए रश बढ़ा हुआ है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि शहर में कोई टाइमिंग ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, वो या फिर इस तरह कहना चाहिए कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वेल सेड, बिल्कुल। तो आयशा बताइए, आज खास तौर पे बात करना चाहते हैं कुछ न्यूट्रिशन के हवाले से। कल भी हमने इस सब्जेक्ट को छेड़ा था, एंड आई थिंक इसमें हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक आती है, लोगों के ख़ास सवालात होते हैं। एक तो नंबर 1 मैं पूछना चाहूँगी कि फ़ास्ट फूड या इतने ज़्यादा जो ऑप्शंस अब आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, जो कि अपने आप को हेल्दी ऑप्शन तो कहते हैं, लेकिन अगर मैं उसकी रेसिपी को गौर से देखूं, उसमें बहुत ज़्यादा कैन फूड का भी इस्तेमाल हो रहा है। उसमें एक मुझे बैलेंस नज़र नहीं आता कार्ब्स एंड प्रोटीन्स का, या तो वो बहुत लोडेड विद प्रोटीन्स होता है, विद फैट्स होता है। आप क्या कहेंगी लोगों को जो बाहर खाने के शौकीन हैं, किस चीज़ पे नज़र रखें? अपने ऊपर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने ऊपर नज़र रखें। और अब जैसे सर्दियों की आमद है, तो आप अपने बाहर जाने को बिल्कुल 100% कट नहीं कर सकते। हमारी तो ज़िंदगी की खुशी यही होती है ना, कि सबका यही होता है, क्लिनिक्स में भी जितने आ रहे होते हैं कि डॉक्टर आयशा हमारा एक चीट डे तो देते हैं, या हमारा एक चीट डे हमें चाहिए, तो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते 100%। लेकिन अपने ऊपर नज़र रखने का मतलब ये कि यू आर विजिटिंग द रेस्टोरेंट्स फ्रीक्वेंटली, तो आप अपने आप को लोड कर लें पहले सैलड्स के साथ, आप अपने आप को लोड कर लें पहले सूप्स के साथ। अब सर्दियों में सैलड से ज़्यादा हमें सूप्स अच्छे लगते हैं, और बहुत फिलिंग भी होते हैं, आपको मज़ा आता है गरम गरम आपने सूप का बोल। उससे होता क्या है बेसिकली कि पेट तो इतना ही है, अगर हमने उसको ऑलरेडी एक लिक्विड से अच्छी तरह भर दिया है, तो ब्रेन में हमारे सिग्नल्स चले जाते हैं कि हमारा पेट भर चुका है। तो उसके बाद जो हम अपना जो भी चीट करते हैं, जो भी हमारा चीट मील होता है, उसकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएंगी, और हम बड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज़ से। लोग अक्सर मशवरा देते कि जब आपको भूख लगी हुई हो या आपने पूरे दिन से कुछ खाया ना हो, और ये मुझ पे तो ज़रूर लागू होता है डॉक्टर आयशा, कि आप सुपरमार्केट में जाके कभी शॉपिंग ना करें, क्योंकि उस वक्त आप ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, चॉकलेट स्नैक्स, आपको उस वक्त हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, और जब आप उसको ख़रीद लेते हैं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट खाते भी हैं। सर्दियों की कुछ ख़ास सौगात होती है, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि अब गली गली में हमें नज़र आने लग गए हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, और उनकी जो टिंग टिंग उनकी बेल बज रही होती है, तो रात को अचानक से आपको जो ना आपका दिल भी चाहता है कि यू शुड गो आउट एंड गेट सम ड्राई फ्रूट्स फॉर योरसेल्फ, और उस पे हाथ रुकता नहीं है। कितना ड्राई फ्रूट लोग कहते हैं, रेकमेंड तो करते हैं कि खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? हैंडफुल। अच्छा, अब हैंडफुल का ये है कि अब हम जैसे शॉर्ट स्टेचर्ड लोग हैं, हमारा हैंड छोटा है, जो माशाल्लाह टॉल है, बड़े, उनका हैंड बड़ा है, अपने हाथ के हिसाब से आपका जो हैंडफुल होगा वो आपके हाथ के हिसाब से, मेरा हैंडफुल, मैं आपके हैंडफुल के हिसाब से चलूँगी तो मेरा क्या बनेगा, मुट्ठी भर, ठीक है। और वो भी ये है कि सोच समझ के, उसके साथ आप अगर नट्स ले रहे हैं तो साथ में एक बोल के अंदर अपने लिए फ्रेश फ्रूट्स भी रखें।
पे हर तरफ थोड़े दिनों में ऑरेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। यकीन करें पूरा साल इंतज़ार रहता है ऑरेंजेस का। ऑरेंजेस, अनार, अमरूद। एक ज़माना था जब हम देखते हैं कि रमज़ान सर्दियों में जब आते थे तो फ्रूट चाट की शान ही कुछ और होती थी। अब तो मैं कहती हूँ फ्रूट चाट में सिर्फ आपको बेचारा केला और बेचारा सेब नजर आता है, वो भी अदरवाइज ऑल द फ्रूट चाट फ्रूट कम्स इन। कोई थोड़ा बहुत खरबूजा वगैरह हो गया, लेकिन अब जो हमें कलरफुल वेजिटेबल्स मिलेंगी, वेजीज हर तरफ मिलेंगी, ठीक है। अब हर तरफ फ्रूट्स, उनके कलर्स ही कुछ और होते हैं। समझ के क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ पीपल स्प्रिंकल शुगर ऑन द फ्रूट्स। ये आपके ख्याल में एक अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट है? क्योंकि कभी कभार देखें फल का तो पता नहीं होता, जब हम उसको काटते हैं तो खट्टा भी निकल आता है, तो इज़ इट ओके अगर उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाली जाए? इट्स नॉट ओके एट ऑल। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट जो खुद डॉक्टर भी है उससे सवाल पूछ रही हैं ये वाला। उसकी वजह ये है कि हम तो लोगों को गाइड ही ये करते हैं कि जो आपका स्वीट टूथ है, ये जो आपके मीठे की क्रेविंग है, आप उसको फ्रूट से दूर करें। तो अगर उन्होंने शुगर ही डाल के खानी है तो फिर तो वो मकसद ही फौत हो गया। खा लें। हाँ, फिर तो वो मकसद ही फौत हो गया। और नेचुरल चीज़ों की तरफ अब तो इतनी भी लोगों में अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम खुद ब खुद नेचर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और कितना आपको मिठास खाना है। अच्छा देखिए, जब आप फूड को उसके ओरिजिनल न्यूट्रिशन पे रखना चाहें तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक ज़माने में हमारी मदर्स जब सूप बनाती थी तो वो बोन ब्रॉथ होता है या यखनी होती है या चिकन को भी वो उबाला जाता था, रखा जाता था। अब ये जो आपको क्विक फिक्स मिलने लगा है कि जी पैकेट वाला एक पाउडर है, उसको डालें वो यखनी भी है, उसी तरह चिकन क्यूब डालें तो वो आपका सूप भी बन जाता है। इस तरह के सूप्स आप रेकमेंड करती हैं या ये दे डू मोर हार्म देन एक्चुअली डूइंग गुड फॉर यू? एक्चुअली कोई भी चीज़ जब हमें प्रोसेस करनी होती है, जो प्रोसेस फूड्स होते हैं वो दो चीज़ों के साथ हो सकते हैं जिनको हमें प्रिजर्व करना है। एक नमक और एक चीनी, दोनों सेहत के लिए बहुत बुरे हैं। जितना वजन नमक बढ़ाता है तेल या चीनी बढ़ाता हो, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को आप प्रिजर्व करते हैं, अब ये सूप से अब इसमें मीठा तो नहीं होगा लेकिन नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जो जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, उसमें शुगर ज़्यादा होगा। अचार चटनियों को जब प्रिजर्व करके हम मार्केट से लाएंगे तो उसमें नमक ज़्यादा होगा। यही वाटर रिटेंशन करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है और वज़न भी इसी से बढ़ता है। एक सॉल्ट जो होता है वो कितना सारा पानी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ये इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो कोई जो माँ के हाथ का अगर वो सूप बन रहा है या वो जो चिकन की यखनी या वो बोन्स जो गर्दन की हड्डी का सूप, उसका तो नेमुल बदल कभी पैकेट्स हो ही नहीं सकते, चाहे कोई भी वजह। जब आप अच्छी बात होती थी ना कि सर्दियों में जब भी पुलाव बनता था तो अम्मी यखनी ज़्यादा बनाती थी और सबको आधा आधा कप वो यखनी पीना ज़रूरी होती। तो दीज वर ग्रेट हैबिट्स जो अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम सूप्स प्रिपेयर कर सकें, वी आर वर्किंग, वी आर ऑल बिजी, हस्बैंड इज़ बिजी, बच्चे बिजी। उसमें ये हो जाता है कि हम उनको अनहेल्दी चीज़ें खाने से बेहतर ये समझाते हैं कि अगर वो पिज़्ज़ा या बर्गर्स ऑर्डर करें तो फिर वो पैकेट वाला सूप बना लें, क्योंकि वो वाला सूप दूसरा बना नहीं सकते जो नेचुरल तरीके से बनता है। लेकिन अच्छा, वो कभी भी पूछना चाहूँगी, आजकल जी जितने लोग जिम जाते हैं उनको उनका बड़ा फेवरेट है प्रोटीन शेक्स पिए जाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यू लाइक दोस, आई वांट योर वर्डिक्ट ऑन इट रादर, कि जो पाउडर्ड प्रोटीन मिल रहे हैं उसमें कभी कभार इतने देयर इज सच एन इंटेंस वोकैबुलरी ऑफ साइंटिफिक टर्म्स ऑन इट, उन्हें तो समझ नहीं आता व्हाट आर दीज प्रोटीन शेक्स, आर दे गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर अस? अच्छा, मैंने तो प्रोटीन शेक्स की तो अब इतनी वैरायटी है कि वो 500 से लेके 5000 तक के भी अवेलेबल हैं और हर तरह के और कैलोरिक डेंस फूड्स में आते हैं। देखिए, आया तो ये है कि आपकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा थी और आपने वो प्रोटीन शेक लिया, एक ग्लास पी लिया एंड यू थिंक कि आप पूरा दिन आपका काम चल जाएगा, यू फुल, ठीक है। इमीडिएटली उसको दिया जाता है। हम जैसे फिजिकल एक्टिविटी वाले जो लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर आयशा मेरा ये जिम का टाइम है एंड आई गेट क्रेजी आफ्टर द जिम, तो ठीक है प्रोटीन शेक ले लें। मैंने एक दफ़ा खुद पर्सनली उसको ट्राई किया, ठीक है, आफ्टर माई जिम क्लास। मैंने जो पर्सनली उसको महसूस किया वो ये किया कि जो मैं अपनी जिम के पास बाद एग ले लेती हूँ या सैलड या सूप, उससे ज़्यादा जब मैंने प्रोटीन शेक लिया वो मुझे बहुत मीठा, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं खुद पूरा चीनी से भर चुकी हूँ। आई फील इट्स आर्टिफिशियल। आप चाहे 500 रुपए का लें, 5000 का ग्लास लें, जब आप उसका जायका इतना आर्टिफिशियल होता है कि उसका एक अजीब सा आफ्टर टेस्ट भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि हम बचपन में बेस्ट प्रोटीन शेक पीते थे डॉक्टर आयशा, गर्म दूध में अम्मी कच्चा अंडा डाल के उसको ब्लेंड कर दें, दैट्स द बेस्ट कंपैरिजन ही नहीं प्रोटीन शेक यू कैन हैव। या अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो मे बी 2 tablespoons of peanut butter in milk,
यू कैन टेक दैट ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो लोग ओवर वीट लोग हैं, ठीक है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनका BMI भी 30 पे जा चुका है, ओबीज हैं, वो जब प्रोटीन शेक्स पे जाते हैं तो वज़न गिरता है। लेकिन क्योंकि उनका ह्यूज मास है, ठीक है, तो वो प्रोटीन शेक पे जा रहे हैं, मीठा जा रहा है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। हम जैसे लोग जिनको अपने आखिरी केजीज ख़त्म करवाने होते हैं, ये बहुत ढीठ वाले केजीज होते हैं जो नहीं जा रहे होते, ये प्रोटीन शेक लेने से फ़ायदा नहीं देंगे, वी rather than losing. ये इसके पीछे and the weight behind it might be the lean muscle that you're gaining, because protein से आपका lean muscle बढ़ता है। of course अगर उसके साथ आप strength training या weight training करें, इस पे बात करेंगे खासतौर पे जो इन्होंने BMI का जिक्र किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back. वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। और बात की जा रही है जनाब तब्दीली की। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे न्यूट्रिशन का। डॉक्टर आयशा अभी भी हमारे साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब चाइना गए हुए थे तो वो पाकिस्तान के माशी खुशहाली के लिए कदम उठा रहे थे, लोगों को मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पैरेलल रियलिटीज़ पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाती है, इस पर हमने बात करने की आज कोशिश की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पर तबसरा पेश करने के लिए, इस पर तज्जिया पेश करने के लिए मंसूर अली खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, सबसे पहले दौरा चीन को आप कैसे देखते हैं? CPEC के हवाले से हम काफ़ी गुफ्तगू करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने भी किए, हमने भी किए। ये जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन रहा, इसमें आप कितनी मस्बत डेवलपमेंट देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है सिद्रा के चीन का जो दौरा है उसको तो सबसे पहले हमें उसे चेक करने की ज़रूरत है कि वो कितना सक्सेसफुल था, क्योंकि जो वादे कहे गए थे और जो इस दौरे से पहले पूरी हुकूमत की मशीनरी ने जो कुछ हमें बताया था कि जनाब अरबों रुपए आने वाले हैं और चीन जो है उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब से हमें एक अच्छा पैकेज मिला था वो हमें चीन से भी मिलेगा, उस हवाले से अब तक कोई ठोस इकदाम नहीं हुए हैं। जिस किस्म के ऐलानात हुए हैं उसमें मुस्तकबिल के अंदर दोबारा मीटिंग्स की बात हुई है। उसमें यह कहा गया है कि CPEC के हवाले से जो हमारा रोड मैप बना हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से MOU साइन हुए हैं, 15 मुख्तलिफ MOU साइन हुए हैं, लेकिन अभी तक ठोस कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। अगर हम ये कहें कि जनाब हमें टेबल के ऊपर पैसे रखे हुए हैं और ये पैसे मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमें सऊदी अरब से मिला था, जो वादे किए गए थे कि जनाब 100 रोजा प्लान के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, पुरानी ट्रेनों को नया नाम देकर लॉन्च किया गया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछली हुकूमत के चल रहे थे, उन्हीं के नाम तब्दील कर लिए गए। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कई ऐसे पार्क्स हैं जिनके नाम तब्दील कर दिए गए। कुछ मुझे ये खबर मिली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 15-15 साल 20-20 साल पुराने प्रोजेक्ट्स को निकाल के उनको ये शो करवाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो जो 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है उसी के अंदर ये दरख्त भी शामिल हैं, ये प्लांट्स भी शामिल हैं। तो इस तरह की एक मेडअप किस्म की मेकअप इंटरेस्टिंग तज्जिया है मंसूर आपका इस हवाले से, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब आप ऑपोजिशन की तरफ देखें तो वो कई जो कामयाबियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं हुकूमत की, वो कहते हैं जी इसमें हमारा भी हिस्सा है। लेकिन जब हुकूमत उनका क्लेम लेती है तो आप कह रहे हैं कि जी नाम बदल दिए जाएंगे। बहरहाल मुझे ये बताइए, दूसरा अब मामला हम जरा सोशल मीडिया के हवाले से बात करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का हवाला दिया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि इस पे रेजिस्टेंस आएगी? ये आप समझते हैं कि कदगन लगाई जा रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, या आप समझते हैं कि हमारे माशरे की इस वक्त जो नफरत अंगेजी की है उसके लिए ज़रूरी है ऐसा करना? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जो बात है ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। इससे पहले पिछली हुकूमत के अंदर मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो वहां पे भी जो है वो उस वक्त सोशल मीडिया को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त ऑपोजिशन में थी, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की थी इस बात के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके ज्यादा वोटर्स हैं, उनके ज्यादा सपोर्टर हैं, और उस वक्त पिछली हुकूमत के अंदर अगर इस किस्म का कोई कदम उठाने की कोशिश की जाती तो वो ये समझ रहे थे कि उनकी पार्टी को टारगेट किया जाएगा। अब ऐसे मौके के ऊपर कहीं इसकी आड़ के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कहीं उसके ऊपर सर्व लगाने की तो कोशिश नहीं की जा रही, कहीं उसको तो खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही। ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। हाँ,
अगर कोई फंडामेंटलिज्म है जो फैलाने की कोशिश कर रहा है या एक्सट्रीमिज्म है, इस किस्म के व्यूज फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने देखा भी है कि ट्विटर के ऊपर जो है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो अकाउंट है उसको ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। इस किस्म की कार्रवाइयां जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ के अंदर अगर आपसे इख्तलाफ जो आवाज बुलंद कर रहा है उसकी आवाज को अगर बंद कर दिया जाए, इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखते हैं मंसूर साहब, ये जो खादिम रिजवी साहब का ट्विटर अकाउंट फाइनली जब इसको बंद किया गया, उससे पहले आप देखते हैं कि शीरी मजारी साहबा ने इस हवाले से ट्वीट किया, फिर फवाद चौधरी साहब को इसमें बीच में आना पड़ा बहैसियत एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के। तो ये नफरत अंगेजी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि बहुत सारे प्रोमिनेंट हमारे ही बीच में जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है उसमें भी कई ऐसी बातें जो हम ऑन एयर नहीं कह सकते या हम लिख के शाया नहीं करवा, वो हम ट्विटर पे कह रहे हैं। तो ये उस हवाले से तो एक मस्बत कदम होगा कि अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें, हम अपने आप को सेल्फ सेंसर में लेके आएं और जिम्मेदारी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाएं। देखिए, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में पहले भी बिलाल साहब की यहाँ पे मैं एक कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे ख्याल में ऑपोजिशन की तरफ से इस किस्म का रिएक्शन आना हुकूमत के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए सिद्रा हम लोग अगर एक पेज के ऊपर आ जाएं जिसमें ऑपोजिशन की जमातें, हुकूमती इत्तेहाद की जमातें, ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब जिस तरह अभी हमें खबरें आ रही हैं कि जनाब जमात इस्लामी जो है एक वो भी प्रोटेस्ट करने लगी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उन्होंने भी इस इशू के ऊपर एक अपनी लाइन ली है। उन्होंने दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ वो नहीं आके खड़ी हुई। तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने की जरूरत है और ये फैसला करने की जरूरत है कि इस किस्म का मजहब को इस्तेमाल करते हुए अगर कहीं पे फतवे दिए जाएंगे या हुकूमत वक्त के खिलाफ इस किस्म के मुजाहरे होंगे जिसमें आम इंसान की, आम पाकिस्तानी की जान और माल जो है वो उसकी हिफाजत नहीं की जा सकती, तो यह कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आज ये इमरान खान साहब की हुकूमत है जिसको टारगेट किया गया, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसे टारगेट किया गया। ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि इसके बाद आने वाली हुकूमत होगी 2023 में जब इंतखाबात होंगे और उसके बाद जब अगले इंतखाबात होंगे उन हुकूमतों के साथ भी इस तरह नहीं होगा। अभी से इस मेरे ख्याल में ये जो जितना बड़ा जिन है, कतई कलामी की माफी चाहूंगी मंसूर, एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि जब हम अक्सर मुआवजना करते हैं कि जी पीटीआई ने भी तो धरना दिया था, तो उन्होंने अपना एक साल पूरा का पूरा एक तरह से फ्यूल पावर एग्जॉस्ट करने के बाद वो समझते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने एक पीसफुल सिट इन का फैसला किया था। यहाँ पे तो आप खुद जैसे दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को सिर्फ 80 दिन हुए हैं और इंदिया दिया जा रहा है सड़कों पे आने का, एहतजाज करने का, और एक के बाद दूसरा मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो वो जो आप 100 डेज का प्लान या उसकी अचीवमेंट्स मिसिंग पाते हैं, उसमें सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हम सियासी तौर पे काफ़ी मुंतशिर हैं। लेकिन फिर भी आपका तज्जिया लेना चाहूँगी, ये एक पेज पे तमाम सियासी जमातें कैसे आएंगी और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान की कैबिनेट, उनके वुज़रा इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक बात हुकूमत की है तो हुकूमत के अंदर गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी लग रही है जी। असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जब उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर खिताब किया तो बड़ी मीठी जबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा हमें गाइडेंस चाहिए अपोजिशन की जानिब से, जरदारी साहब भी हमें गाइड करें, बिलावल साहब भी हमें गाइड करें। और इससे पहले उन्होंने वहां पर उस मौके के ऊपर एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे, उनका भी उन्होंने नाम लिया। तो वहां पे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होती हैं। फवाद चौधरी जब खड़े होते हैं, मुराद सईद जब आके खड़े होते हैं, वो बड़ी एक सख्त लैंग्वेज यूज करते हैं। वो कहते हैं मैं चोर और डाकू को चोर डाकू ना कहूं तो और क्या कहूं। तो दोनों किस्म की पॉलिसी लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है। देखिए, एहतसाब जरूर होना चाहिए चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन अगर इस प्रोसेस के अंदर हम सिर्फ ये देखें कि ऑपोजिशन के लोग तो अंदर जा रहे हैं, मुल्क का ऑपोजिशन लीडर खुद इस वक्त सलाखों के पीछे है और दीगर ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ भी एहतसाब का अमल ये चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक शख्स भी वो सलाखों के पीछे ना जाए, तो आप चाहे जितना मर्जी कड़ा एहतसाब कर लें, आप जितना मर्जी ये बात कहें कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई एक बड़ा आदमी पीछे नहीं जाएगा उन सलाखों के, लोग इसको एहतसाब नहीं इंतकाम ही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर हमारे साथ रहने का। और जिस तरह के हमने कहा कि वैकी पॉलिटिक्स इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान और फॉर एनी कंट्री, तो ख़ास तौर पे आपकी बात यहाँ पे बहुत मायने रखती है, बहुत वजन रखती है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा से हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के हवाले से। एक आपका सवाल जो मैंने जाते जाते उनके सेगमेंट में छोड़ा था कि BMI कितना एक्यूरेट है, वो भी उनसे करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड वील बी राइट बैक।
बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यहाँ हम बात करेंगे थोड़ा BMI के हवाले से। डॉक्टर आयशा, आपने कहा BMI बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे जिम्स में ना सिर्फ BMI बल्कि मशीन्स होती हैं जो दे लुक एग्जैक्टली लाइक अ वेइंग मशीन और वो आपके बॉडी फैट को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करती हैं। यू थिंक दैट्स एक्यूरेट? मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि BMI बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है या वो है। BMI इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, बल्कि अक्सर अभी तक वही यूज़ होता रहा है। BMI इज़ इक्वल टू हाइट, ठीक है, वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये है कि जिन जिम्स के अंदर फैट कैलकुलेट किया जाता है वो बहुत ज़बरदस्त है, और हम लोग जो लोगों को इजी तरीके से समझाते हैं वो ये है कि एब्डोमिनल वेस्ट सर्कमफ्रेंस। हमारे यहाँ ये बहुत मसला है, हम एशियंस में क्यों BMI ज़रा सा कम हो गया है। जैसे मेरे सामने एक साहब हैं या साहिबा हैं और हमने उनका BMI कैलकुलेट किया और 24 आ गया, उनको देखा नहीं है, और मेरे नज़दीक 24 बहुत आइडियल BMI। सो यानी द वेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ, आप कह रही हैं कि हमारी एब्स पे या हमारी लोअर बॉडी पे फैट ज़्यादा चढ़ता है क्योंकि हम शायद ज़्यादा सेडेंट्री काम करते हैं, या फिर जो आपने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सेंट्रल ओबेसिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है, एक तो हम सेडेंट्री हमारा लाइफस्टाइल है, और दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हमेशा यहाँ पे इफेक्ट करती है पेट पे, ठीक है, और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों के पेट बाहर हैं। आपको बेशक एक इंसान नॉर्मल BMI का मिले, लेकिन हमारे नज़दीक वो हेल्दी नहीं है बिकॉज उसका, तो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर आप मेजरिंग टेप आराम से घर में होती है मौजूद, तो 30 के अंदर अंदर आपका लेडीज़ के आना चाहिए और 34 से कम होना चाहिए जेंट्स के। एंड दैट पुट्स यू एट अ लोअर रिस्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस एज वेल, यानी आपके दिल पे और खास तौर पे हार्ट डिजीजेस एज वेल। अगर आपका पेट इतना निकला हुआ है तो आप ओबेसिटी की तरफ भी हैं, फैट कंपोनेंट भी ज़्यादा है। डॉक्टर आयशा, जो आम एक लोगों का ख्याल है कि वज़न कम फिर भी हो जाता है फाके करके, कोई 42 डे चैलेंज करके, लेकिन जो आप दूसरी बात कर रही हैं कि एक दफ़ा पेट अगर निकल आया तो उसका वापस फ्लैट होना बड़ा मुश्किल है, ये कितना सही है? हाँ, यही सबसे मुश्किल है। वेट भी रिड्यूस हो जाता है, सबसे लास्ट जो फैट जिस जगह से जाता है वो यही वेस्ट से ही जाता है, आपका एब्डोमिनल। लेकिन यह है कि अगर हम इसको फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए कवर करते हैं इस अपने वीक पार्ट को, ठीक है, जैसे आपने बिल्कुल नीचे लेट के अपना मैट बिछा के और सर के पीछे हाथ रख के क्रंचेस करें, ठीक है, आप उठक बैठक करें। ख़वातीन जो हैं हमारे यहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए कि हमारे यहाँ मेड्स आ रही होती हैं और वो झाड़ू और पोछा ये काम कर रही होती हैं। मेड्स अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कई ख़वातीन इस बात से थोड़ा सा अग्री करेंगे कि वो जितना आपको तंग करती है, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। वंस अगेन आप यही लोगों को रेकमेंड, अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो थ्रू एक्टिविटी करें। ये फाका कशी इज नॉट अ ड्यूरेबल। नहीं, फाका कशी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जितना आपका फाके से जाएगा ऐसे फौरन वापस आएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब हमारे साथ प्रोग्राम में जो हमारा सेगमेंट आपको बहुत पसंद है, मिलो पाकिस्तान से, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ज़बरदस्त स्टंट मैन जिनको पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मैन भी कहा जाता है, इनको लक़ब दिया गया है। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं गुलाम फारूक। अस्सलाम वालेकुम फारूक। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले मैं आज टीवी के मॉर्निंग शो आज पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। आपके स्टंट्स हम देख रहे थे। फारूक, ये शौक कैसे पैदा हुआ इतने ख़तरनाक स्टंट करने का? यानी इंसान को अपने ऊपर जितना भी एतमाद क्यों ना हो और ख़तरों से खेलने की आदत भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा झिझक, अपने आप को इसमें कैसे इंटरेस्टेड पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गुलाम फारूक है, मेरा ताल्लुक सूबे बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से है जी। मेरा मिशन है दुनिया के अमेजिंग स्टंट्स करना, दुनिया की मुश्किल से मुश्किल तरीन काम कर रहा मेरा जो मिशन है। मैं कभी फॉरेन कंट्री वालों को देखता था, वो परफॉर्मेंस कर रहे थे डिफरेंट चैनल्स वगैरह पे, तो मेरा शौक होता था काश मैं भी कर सकता था जो अपने मुल्क के लिए कुछ। इसके बाद मैंने जो है तकरीबन 18 साल अमेजिंग स्टंट किया, मैंने मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद जो ना मैं अल्लाह के फजल से आज जो ना पूरी दुनिया में मेरा नाम है। फारूक, ये स्टंट की आप तैयारी कैसे करते हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल है और इसमें ज़रा सी भी अगर 19-20 की भी मिस्टेक हो जाए तो काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है। इसकी तैयारी कैसे की जाती है? बिल्कुल इसमें नुकसान होता है, बंदे को चोट बंदे को लग जाता है, लेकिन हम बेसिकली जो है इसका हम स्लो प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, आस्ते आस्ते होते ना प्रैक्टिस करते करते बंदा इसका जो आदी बन जाता है। ये अमेजिंग गेम है, स्टंट जो ना हर बंदा नहीं कर सकता, ये जो लाखों में एक बंदा निकल जाता है, इसके लिए ये बहुत मतलब हार्ड वर्क है, ये बहुत इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब जाके बंदा जो है बन जाता है। अगर बंदा मेहनत करे तो अल्लाह पाक तक पहुँच जाता है। फारूक, लेकिन व्हाट अबाउट आपकी फैमिली? क्या आपके ख़ानदान वाले, आपकी फैमिली इस बात से परेशान होते हैं कि ये काम इतना ख़तरों से भरा हुआ है? कोई आपको मना करता हो फैमिली में से?
जी बिल्कुल, फैमिली वाले तो मना करते हैं, स्पेशली जो है मेरे मदर है वो मुझे बहुत मना करते हैं कि आप जो है इस तरह के स्टंट मत करिए, जो ना खतरनाक खेल है, बहुत अमेजिंग खेल है, इसमें बंदे को नुकसान भी हो जाता है जी। तो फैमिली वाले मना करते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरा मिशन है मैं कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम पूरी वर्ल्ड में रोशन करना चाहता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 18 साल मैंने मेहनत किया है, मेरे मेहनत के सिला मुझे ये मिल गया कि दुनिया के सबसे बिगेस्ट टैलेंट शो ब्रिटेन गॉट टैलेंट, जो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैलेंट शो है, उसने मुझे इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम के लिए। 24 तारीख को मेरा जो है 24 नवंबर 2018 को मेरा शो भी उसमें बुक है। ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है, बलूचिस्तान के लिए एजाज़ की बात है और हमारे मस्तों के लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का पहला वो बंदा मैं हूँ, स्ट्रॉन्ग मैन, स्टंटमैन, जिसने मुझे ना दुनिया के सबसे बड़े जो ना परफॉर्मेंस के लिए ब्रिटिश गॉट टैलेंट शो में इनवाइट किया गया है। ज़बरदस्त, और हमें भी आप पे बहुत फ़ख्र है। फारूक, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए कोई ख़ास स्टंट तैयार कर रहे हैं? जैसे हर स्टंटमैन के जहन में एक कोई आइडियल स्टंट होता है जो वो करना चाहता है, जो वो दुनिया को हैरान कर देना चाहता है वो करके, वो क्या है? जी बिल्कुल, इसमें मैं 3 परफॉर्म कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरा परफॉर्म है जो ना 2000 kg भारी गाड़ी को मैंने अपने सर से गुजारा है, वो मैं स्टंट इस शो में करवा रहा हूँ। 2000 kg गाड़ी में सर से गुजार रहा हूँ। दूसरा मेरा जो एक्ट है, ड्रिल मशीन को स्टार्ट करके मैं दांतों से रोक लेता हूँ, ये भी मेरा एक्ट है। और लोहे की राड को जो ना गले की ताकत से मैं जो ना बैंड कर लेता हूँ। ये मेरे 3 एक्ट है। उन्होंने जो ना मेरी 3 एक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि जो ना ब्रिटिश गॉट टैलेंट शो एक ऐसा शो है जो ना हर बंदे को प्रोग्राम इनवाइट नहीं करता है। इसके लिए लाखों एप्लीकेशन उनको मौसूल हो जाते हैं। वो फिर आपको टैलेंट को देखते हैं, आपकी स्किल्स को देखते हैं कि इसमें क्या टैलेंट है, इसमें क्या स्किल्स है। वो दुनिया के खास बंदों को जो इस प्रोग्राम इनवाइट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे फॉरेन कंट्रीज वाले हैं जिन्होंने 5-5 साल से इस शो के लिए ट्राई किया है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, अनफॉर्चुनेटली वक्त मेरे पास कम है। मुझे ये बताइएगा कि हर स्टंटमैन का या जो दुनिया के बेहतरीन इस तरह के परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी कोई खास एक बात होती है, यानी क्योंकि ये सारा गेम जो है वो फोकस का है कि कितना आपका अंदाज, आपका कितना फोकस तरीके से आप अपने आप को ले सकते हैं। तो जब आप कोई स्टंट करने जाते हैं उससे पहले आपकी क्या रूटीन होती है? आप थोड़ी देर खामोश रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करते, कोई खास दुआ पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं अपने आप को वो फोकस लाने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके लिए हम तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना ब्रिटेन गॉट टैलेंट में सुरखरू करे, ताकि मैं पाकिस्तान की सब्जी लाली परचम को पूरी दुनिया में लहराऊं। इसके साथ साथ मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरे साथ कुछ भी ताउन नहीं कर रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है। मैंने रिक्वेस्ट किया है जो ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, सदर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, कमांड सदर कमांड बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, मिनिस्टर स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि काइंडली जो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ये मौका मुझे बार चांस मुझे नहीं मिलेगा ताकि मैं पाकिस्तान का नाम पूरी वर्ल्ड में रोशन करूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है कि मैं हर चैनल पर दावा करता हूँ कि मुझे हवाई जहाज खींचने का शौक है। खुदारा मेरे साथ आप ताउन करें, मैं हवाई जहाज को अपनी दांतों से खींच सकता हूँ। मैं सही, बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ मौजूद होने का। और हमारी कोशिश आपकी आवाज़ में हमारी आवाज़ भी शामिल हो जाए इस प्लेटफॉर्म के जरिए। जो आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो मुतालिका इदारों तक, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और यकीनन मैं यहाँ पे अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि हम जब फॉरेनर्स को इस तरह के स्टंट्स करते हुए देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उनके पास बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, उनके पास एक सेफ्टी नेट भी होता है। और जिस तरह के ख़ास तौर पे मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ जब हम देखते हैं तो हम टॉम क्रूज़ के स्टंट्स देख के बहुत खुश होते हैं। जब हमारे यहाँ लोकली लोग इतनी ही मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी सराहने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड देन वील बी बैक विद आज पाकिस्तान। वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए आज न्यूज़। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके हवाले से हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम ज़रूर एक प्रॉपर सिटिंग करें, उसके बारे में एक कॉन्वर्जेसन करें, क्योंकि ये वो बात है जो हम अपने इर्द गिर्द महसूस तो करते हैं लेकिन शायद उसके ऊपर इतनी रोशनी डालते हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले मैंने आपको एक समाजी तजुर्बे की तरफ उससे शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की, कि अगर हम 2 बच्चों को जो कि नौउम्र हों, मैले कुचैले से कपड़े पहना कर भेज देते हैं सड़कों
पर, तो एक बच्चा जिसको आप ये कहें कि वो भीख मांगे, बजाय इसके कि दूसरा बच्चा जिसको आपने कुछ सामान दिया हो और वो कहा जाए कि वो उसको बेच कर आए। इस समाजी तजुर्बे में हमें पता चला कि वो जो बच्चा जो भीख मांग रहा था वो कई गुना ज़्यादा पैसे लेके वापस लौटा बनिस्बत उस बच्चे के जो चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरह से जो हमारा रवैया है, जो हमारी समाजी रविश है, शायद हम भीख मांगने को प्रमोट भी कर रहे हैं। हम किसी को मदद करके, या अगर कोई बच्चा आपको कहे कि जी मुझे भूख लगी है, इसी तरह अपने लिए कोई जरिया माश पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के आइन की तरफ देखते हैं तो गदागरी, भीख मांगना या कोई भी इस तरह के काम के लिए किसी भी माइनर को यानी किसी बच्चे का इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर जुर्म है। लेकिन आपको हर गली, हर नुक्कड़ पे इस तरह के अफराद मिलेंगे जो अपनी गोद में एक छोटा सा कमसिन बच्चा लेके घूम रहे होंगे और उसी की दुहाई दे के, उसी का हवाला दे के आपसे पैसे मांगेंगे। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? क्या सेफ्टी नेट है ऐसे बच्चों के लिए, चाहे वो बेशक अपने घर से भागे हुए क्यों ना हो या इतने कमसिन हो कि वो शीरख्वा एज में हो? उसके लिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है और बहैसियत माशरा हमें क्या करना चाहिए? आज सबसे पहले इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है गदागरी के हवाले से और जो बच्चों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या राय है आपकी उसके लिए? कहाँ पे इज दिस अ फेलियर ऑफ द स्टेट? बहैसियत माशरा हमारा एक फेलियर है, इसको हम कैसे, हाउ कैन वी करेक्ट इट? सिद्रा, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है और ये मेरे दिल से भी बड़ा करीब है। इस इशू को मैंने जैसी नई सिंध हुकूमत आई अगस्त के महीने में, जो दूसरी काबीना की मीटिंग हुई थी, उसमें इस इशू को आइडेंटिफाई किया काबीना के सामने जी। और दो बातों पर बात की गई। एक, ये जो गदागर शहरों में घूम रहे हैं, और दूसरा गदागरों के साथ बच्चे जो होते हैं। इन दोनों इश्यूज को मैंने आइडेंटिफाई किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने, काबीना ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर साहिबा थी, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे और मैं था। हमने इस मामले को तमाम कानूनी तकाज़ों को देखने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की जो कि हमने काबीना में सबमिट कर दी है। इंशाअल्लाह जुमेरात को काबीना का इजलास है जिसके अंदर इस रिपोर्ट के ऊपर फैसला किया जाएगा। हमने इस चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने पहले जो तजवीज़ दी है वो ये दी है कि जो बच्चों को गदागरी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, और उन बच्चों को हम जो शेल्टर होम्स चल रहे हैं डिफरेंट शहर के अंदर उनमें ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि ये जो बच्चों को इस पेशे में इन्वॉल्व किया जा रहा है उसको रोका जा सके और बच्चों का गलत इस्तेमाल, इस्तेहसाल इस चीज़ पर ना हो सके। दूसरी तरफ हमने एक और प्रपोजल ये दिया है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कानूनी फ्रेमवर्क है वो बात करता है शेल्टर होम्स की इन जेन्युइन गदागरों के लिए। तो हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे जैसे ही वेलफेयर होम्स कायम किए जाएं शहर के अंदर, सूबे भर के अंदर, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको गदागरों को सड़कों से निकाल के उन शेल्टर होम में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जुमेरात को इंशाल्लाह काबीना के सामने ये मामला जाएगा और काबीना जब फैसला करेगी तो आप देखिएगा उसके ऊपर सही तरीके से अमल दरामद भी इंशाल्लाह किया जाएगा। मुर्तज़ा, ठोस इक़दामात की ज़रूरत है और हमें खुशी है ये जानकर कि इसके ऊपर बाकायदा काबीना के इजलास में इस मामले को उठाया जाएगा। और ज़रा सा अगर हम इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो बड़ी हौलनाक पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इंसाइट्स दी जाती हैं कि जो कमसिन बच्चे इस अमल में, इस पेशे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका बाकायदा एक डेली किराया है। यानी जो इन लोगों के साथ देखते हैं इनके अपने बच्चे नहीं होते, इन बच्चों को किराए पे भी लाया जाता है, उनके वालिदैन को पैसे दिए जाते हैं। और आप देखिए कि धूप है, गर्मी है, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल बेसुध किसी के अगर गोद में बैठा हुआ है तो आप ये भी आपको जानकर बहुत आपके लिए तकलीफ दे बात होगी कि ये बच्चों को ख्वाबावर चीज़ें, नशावर चीज़ें देकर भी उनका पूरा दिन इस्तेमाल किया जाता है। उनको खाने पीने की, उनकी दूध की चीज़ें उनको नहीं दी जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़े ख़तरनाक ट्रेंड्स हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक बाकायदा प्रोफेशन बन गया है। लोग कहते हैं कि जी इसमें पोस्टिंग्स होती हैं, आप एक गदागर को किसी एक जगह, किसी एक ट्रैफिक सिग्नल पे देखेंगे, फिर कहीं और उसको मांगता हुआ देखेंगे। तो ये जो प्रोफेशन ये बनता जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि इस गदागरी को रोका नहीं गया तो ये लोग एक प्रोफेशनल धंधे में इन्वॉल्व हो गए। एक प्रोफेशनल तरीक़ाकार है कि ये बैठते हैं, जगहें बिकती हैं और ये पूरे मुल्क में इस तरह की चीज़ हो रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है और इसीलिए सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया
कि एक प्लान तरीके से इनको ख़त्म किया जाए। इसलिए हमने पहले मरहले में फ़ैसला ये किया है, जो हमारा प्रपोजल है कि बच्चों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस काम में, पहले उस चीज़ को फौरी तौर पर रोका जाए और उसके बाद हम सेकेंड फेज़ में जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके हालात ख़राब हैं, जिनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो भीख मांगने पर मजबूर होते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह वो शेल्टर होम्स का कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर उनकी निगहदाश्त की जा सकेगी। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम करें, जिन्होंने इसको धंधा बना लिया है, पेशा बना लिया है, उनके ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक काबीना फैसला कर ले इसके अंदर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, पुलिस भी होगी और आपके जो मुंतखब नुमाइंदे सब मिलकर काम करेंगे, ताकि इतना बड़ा एक प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में स्टार्ट हो गया है, हमारे शहर में, इसको हम ख़त्म कर सकें। ये लोग ना सिर्फ एक धंधा चला रहे हैं बल्कि सिक्योरिटी हैजर्ड भी है, प्राइवेसी का भी इशू है, लोगों को आके तंग भी करते हैं, हरासा भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि ये प्रॉब्लम हम ख़त्म कर सके। मेरी गुजारिश आप मीडिया के दोस्तों से भी होगी और अपने शहरियों से भी होगी कि इसमें हुकूमत का साथ दें ताकि हम मिलकर इस प्रॉब्लम से निकल सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत हमारे साथ होने का दिस मॉर्निंग मुर्तज़ा। और जो मदद आप इनकी भीख देकर करना चाहते हैं, शायद इन शेल्टर होम्स में या जो सिस्टमैटिक तरीका हुकूमत निकालेगी उसमें अपनी इमदाद दे दीजिए, तो आप एक देरीना मसले का हल भी निकाल पाएंगे। इसी मौजू को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मेरे कराची स्टूडियोज़ में भी बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है और इसको मुख्तलिफ एंगल से इसकी मुख्तलिफ इंसाइट्स को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोरंगी कराची जनाब कुरतुलैन साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। मीडिया का हवाला मुर्तज़ा ने दिया। वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट एंकर पर्सन किरण नाज विद अस। थैंक यू किरण फॉर बीइंग हियर। और इसी मौजू इसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है एडवोकेट राना, जो कि सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी यहाँ पे मौजूद होने का। अगर कुरतुलैन आपसे बात शुरू करूँ, एक आम तासुर है, अनफॉर्चुनेट बात है कि अब ये एक बाकायदा पेशा बन चुका है, माफिया बन चुका है और लोग कहते हैं इसके ताने बाने बड़े अहम लोगों से जाकर मिलते हैं। तो ये जो पैसा कलेक्ट होता है इसमें, वो जैसे मुर्तज़ा ने भी हवाला दिया, जगहें बिकती हैं, ये पैसा कहीं ट्रांसफ़र होता है, इसमें कितनी हकीकत है? Sidra, first of all, thank you for having me this morning with you. And as Murtaza Wahab Saab said, this is a very sensitive topic and it's also very close to my heart. असल में ना इस इशू को एक होलिस्टिक वे में देखने की ज़रूरत है। आई वुड ट्राई टू हाईलाइट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू जो हम कन्फ्रंट कर रहे हैं कराची की मेट्रोपॉलिटन सिटी में और पूरे कंट्री में जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं हमारे पास ना, एक इन्फ्लक्स है बेगर्स की जो आप देखती होंगी। और पहली बात तो ये है कि देखें पावर्टी हमारी कंट्री में कहाँ जा रही है, राइट? और अभी भी एक पूरी क्लास एग्जिस्ट करती है जो कि बिलो पावर्टी लाइन एग्जिस्ट कर रही है और उनके पास कोई अपनी सस्टेनेंस के लिए कोई वेज नहीं है। सही। तो पावर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए कंट्री, एज ए नेशन। सेकेंडली, इसके साथ क्रिमिनल एलिमेंट भी लग चुका हुआ है जी, और इट्स बीन एजेस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको अगर आप टैप नहीं करेंगे या आप उसको रोकेंगे नहीं और उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, I would come towards rehabilitation as well in the last phase. बेख्याल मुर्तज़ा ने भी इसका हवाला दिया, इसको मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करना चाहेंगे कि तफरीक करने की ज़रूरत है उस शख्स के बीच में जो जेन्युइनली मजबूर है, उसके पास कोई ज़रिया माश नहीं है और वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख नहीं सकता, इसके बावजूद वो निकला है और लोगों से मदद मांग रहा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया। किरण, आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, मीडिया का इसमें क्या किरदार हो सकता है, ख़ास तौर पे जिस तरह ये स्टोरीज़ प्रोजेक्ट की जाती हैं, जिस तरह इनको हैंडल करना चाहिए? अब एक हुकूमत मेरे ख्याल में सिलसिला बनाने की कोशिश करिए कि इनको सिस्टमैटिकली ख़त्म किया जाए, उसमें मीडिया का क्या किरदार हो सकता है? एग्जैक्टली सिद्रा, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले जब आप मुर्तज़ा साहब से बात करें थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो अंदर का एंकर जा गया था कि मैं उनसे क्वेश्चन करूँ। मैं आपको कुछ आदाद शुमार बता देती हूँ। 10 साल पहले कोई भी रमज़ान आ रहे हैं या कोई भी ऐसा स्पेशल ओकेजन आ रहा है जिसमें ये बैगर्स की तादाद, गदागरों की तादाद कराची जैसे शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। 10 साल पहले ये गदागर आते थे और अपनी मर्जी से कोई भी स्पॉट सेलेक्ट करते थे और वहाँ पर मांगना शुरू कर देते थे। लेकिन विद इन 10 ईयर्स जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि कहाँ पर क्या क्या किया है। तो उन 10 सालों में अब सिलसिला ये हो गया है कि ये बाकायदा ठेके बिकते हैं,
बाकायदा स्पॉट सेलेक्ट किए जाते हैं, बाकायदा वहाँ पर लोग अपॉइंट किए जाते हैं कि आपने यहाँ पर इतने इतने मांगने हैं और इसके बाद आपको इतना पैसा भत्ते के तौर पर देना है। उसमें मुबैना तौर पर ये नाम भी आ रहा होता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। और फिर अगर मीडिया अपना किरदार अदा करने की मुसलसल ही कोशिश करे, मेरे शो में लास्ट वीक हमने क्रैकडाउन किया, स्टिंग ऑपरेशन किया इसके लिए, जहां हमने ऐसे लोग देखे जो बड़े मॉल्स के बाहर खड़े होकर मांग रहे हैं और जब हमने उनका पीछा किया तो अच्छे उनके फ्लैट्स वहां पर रह रहे हैं, दो तीन उनके पास गाड़ियां हैं, अच्छी जगहों पर रह रहे हैं, फैमिली में बच्चे उनके बैंक्स में जॉब करते हैं, लेकिन वो खुद किसी भी सीनियर सिटीजन्स की बात करें, बुजुर्ग अफराद भी हैं उसमें खवातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, इवन नीपा चौरंगी गुलिस्तान जौहर ये वो इलाके हैं जहां पर आप कभी रात 9 बजे के बाद गाड़ी लेकर जाएं तो वहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनको आप देख के हैरान हो जाएंगे, उनके ड्रेस बहुत आपके अंदाजे के मुताबिक जो आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, इनकी डेली आमदनी कितनी हो जाती है? डेली आमदनी कम से कम 3 लाख रुपए से ज्यादा, 3 लाख पर हेड पर पर्सन नहीं, ये 3 लाख रुपए मैं आपको पर एरिया बता एरिया की बात करें और माफ कीजिएगा 15 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर अंदर, ये ओवरऑल 15 करोड़। तो जहां 15 करोड़ का मामला हो तो आप समझ सकते हैं कितनी पेशावराना, कितनी मुनज़्ज़म, कितनी सिस्टमैटिक एक इंडस्ट्री पाकिस्तान फॉर्चुनेटली बन चुकी है। हम शुरुआत आज प्रोग्राम की यही कह के की थी कि जब कराची का पहिया चलता है तो मईशत चलती है, लेकिन ये वो अनडॉक्यूमेंटेड पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। तभी हम कहते हैं कि कराची पर राज किसका है, कौन ओनरशिप ले रहा है, ये बहुत अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाहराहों पर घूमते, गाड़ियों को रोकते, पैदल चलने वालों से फरियाद करते, गदागर बच्चे याद चलता फिरता एटम बम। हैदराबाद से कमाने आए। कौन इन बच्चों से भीख मंगवाता है? भीख का पैसा किसे जाता है? किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है? इन छोटे गदागरों की मौजूदगी ने कई सवालात उठा दिए। मैंने हर काम किया, बस मेरा शौक इसमें गुजरेगा। पुलिस हुक्काम और सूबाई हुकूमत के अहदेदार गदागरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और नकलो हरकत की मॉनिटरिंग का कई बार इंदिया तो दे चुके, लेकिन इन पर अमल ताहाल नहीं हो सका। अपनी मजबूरी के तहत अपना आप चलाने के लिए इसलिए मांगता हूँ। जरूरत इस अमर की है कि इन गदागरों को रोककर किसी अम दुश्मन का अलैकार बनने से बचाया जा सकता है। जी जनाब, वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। बी द चेंज इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द चेंज। आपके पास जो छुट्टा पैसा होता है वो किसी को हवाले करने से पहले एक दफ़ा फिर सोच लीजिएगा कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म किस्म का इस वक्त एक प्रोफेशन बनता जा रहा है जिसमें हम ट्रेंड्स देखते हैं। अभी हम कुछ नंबर्स की बात कर रहे थे, 65,000 तो आपको ऐसे बेगर्स नज़र आएंगे सिर्फ कराची शहर में जो पूरा साल यहाँ पे होते हैं। लेकिन जब बड़े महीनों की आमद होती है जिसमें हम देखते हैं कि मुखय्यन हसरात अपनी ज़कात, अपनी जो सपोर्ट है वो लोगों को देने की कोशिश करते हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख बेगर्स खुसूसी इन महीनों में कराची शहर में आते हैं और अपने पूरे साल का राशन लेके चले जाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट अना मौजूद है जिन्होंने बहुत काम किया, इनकी मोबाइल वैन्स भी, इन्होंने कई सोल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ख़ासतौर पर यह कि इन बेगर्स का या इन गदागरों का बायोमेट्रिक हो जाए, इनको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए, इनको कोई सफ़ेद पोश अच्छा डिग्निफाइड प्रोफेशन या काम या हुनर सिखा दिया जाए जिससे ये इस लानत से, इस शिकंजे से निकल सकें। सो लेट्स फाइंड आउट इफ दैट इज़ पॉसिबल। राना साहब क्या कहेंगे आप, इसमें क्या रुकावटें आती हैं? आप इस शिकंजे में अगर कोई फंस जाए तो उसका निकलना नामुमकिन क्यों है? देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर हमारा ऐसा है कि जो चैरिटेबल अप्रोच है, जिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आप देख लें या जहाँ चैरिटेबल अप्रोच होगी
जहाँ राइट बेस अप्रोच नहीं होगी, वहाँ लोग जो है आपने देखा जितने लोग इन बैगर्स को कहते हैं कि हमें न्यूसेंस करते हैं या ड्रग स्मगलिंग इनके थ्रू होती है, इनके थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, टारगेट किलिंग होती है, ये इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं कि सिग्नल पे कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें, तो वही लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर भी है, वो खुद अपने हाथ से ऐसा बीज बो रहे हैं जो पूरे माशरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो ये भी कहा जाता है कि कराची शहर में एक नहीं दो नहीं कई एजेंसीज इस तरह के काम कर रही हैं जो ये डेटा कलेक्ट करती हैं, प्राइवेसी का इशू है, और ख़ास तौर पे अगर उसमें बड़े पैमाने पे ना भी सोचूं तो इन छोटे बच्चों से आप कोई भी काम ले सकते हैं, यानी आप इनको पैसे दे के इनको रिझा सकते हैं, इनकी बॉडी प्रोटेक्शन कोई नहीं है, ये सेफ़ नहीं है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग भी कर रहे होते हैं, ये आपको सिगरेट भी ला के दे देंगे, कोई काम भी आप इनसे करवा सकते हैं। तो इतना वल्नरेबल आपने इनको रखा हुआ है, तो उस पर अभी तक काम क्यों नहीं किया गया? देखिए सबसे बड़ा डिलेमा है कि रियासत की तरजीहात नहीं है। पाकिस्तान में 43% बच्चे अंडर 15 है, लेकिन कोई बच्चों की वजारत नहीं है, बैनुल सूबाई हम मांगी पता नहीं कौन कौन सी वजारतें मौजूद हैं, तो ये तो आपकी मेन प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ आप देखें कि जब से पाकिस्तान ने यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड साइन किया था 1990 में, उसमें जो उसका आर्टिकल 19 था उसमें कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हर बच्चे को हम निगलेक्ट से, एक्सप्लॉयटेशन से, वायलेंस से बचाएंगे। लेकिन अगर हम कराची के 974 सिग्नल्स पे देख लें, कराची के कोई आप देख लें 213 शॉपिंग सेंटर्स में देख लें या सिटी कोर्ट में देख लें, जहाँ रियासत रखना चाहती है बैगर को रखती है, अगर एयरपोर्ट पे नहीं रखना तो वहाँ बैगर नहीं मिलेगा आपको। आपने बड़े बड़े मॉल जो बड़े बड़े एलीट लोगों के, वहाँ अगर नहीं रखना तो नहीं रखना। तो ये कंट्रोल और पावर हमारी एक मुनाफिकत है, इस तरह तो कहा जाए कि जहाँ हमें लगता है कि ये हमारी नजरों को अच्छे नहीं लग रहे, ये नासूर हैं, तो जी इनको यहाँ से हटा दो, लेकिन मसले को नहीं खत्म। हाई कोर्ट में अमीर लोग आते हैं वहाँ नहीं रखते, सिटी कोर्ट में गरीब आता है, 47,000 लोग विजिट करते हैं, वहाँ बैगर्स खुलेआम घूम रहे हैं, हर सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और वो सारे इन्फॉर्मेशन केस की लीक कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बताऊं, इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो उन लोगों को फायदा दे रही है, जो लोग जो है इस कराची को, पाकिस्तान को एक पीसफुल, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे पीसफुल होगा, जब कोई इन्वेस्टर आता है तो आप उसके बोनट पे एक बंदर बिठा देते हैं और एक बच्चा बिठा देते हैं और आप उसको इतना न्यूसेंस करते हैं, तो वो फिर ऐसी जगह को चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जहां पर सेफ, हेल्दी और प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट उनको मिले। किरण, आप क्या कहेंगे, जितना आपका क्रैकडाउन और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इस हवाले से रही है, नए नए अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड्स हम देखते हैं। कभी हम देखते हैं एक बच्चा आपको मिलेगा जो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, जिसको हमने एकदम एक पैमाना बना लिया कि ये पढ़ा लिखा है, स्कूल जाता है और ज़रूरत के तहत निकला हुआ, वो अंग्रेज़ी में आपको कहने की कोशिश करेगा कि जी मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कुछ बहनें हैं, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल की फ़ीस देनी है, आप फ़ौरन पैसे दे देंगे। कभी आप एकदम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स, हाँ, और आप कभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स आपको नज़र आने लग जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई हम अंडर सर्व्ड हैं, हमें सबसे ज़्यादा तशद्दुद का और चीज़ों का टारगेट बनाया जाता है। तो ये ट्रेंड्स कहाँ से आते हैं? ये ट्रेंड्स बेसिकली वो जो हमने बात का आगाज किया था ना, और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो मेरा सवाल था वो वही रह गया था कि पिछले 10 सालों में और उससे पहले भी आप ही रहे हैं, आपने क्या किया है? आप सिर्फ यही कहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं कल से रिलेट करूंगी, कल यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है इंक्रोचमेंट का, और उस पर जो लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि हम तो केएमसी को पैसे देते हैं तो हम तो दोबारा लगाएंगे अपने पथारे। एंड यही चीज यहाँ पर भी है, जो ये बेगर्स हैं, जो गदागर हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर माफिया है या फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, हम तो पैसे देते हैं और हम तो करेंगे। और आप देख लें कितनी भी दफा क्रैकडाउन हुआ, हमेशा यही होता है, दोबारा आपको तमाम के तमाम नजर आते हैं। यानी सख्ती तब आती है जब एक थोड़ा सा एक्शन हुआ, कहीं ऊपर से प्रेशर आया, इनको क्लीन अप किया गया, लेकिन एक तरह से वो जो हम सिस्टमैटिक होने की बात कर रहे थे, एक मुनज़्ज़म तरीका मौजूद है। आपको लास्ट ईयर रमजानों में मुश्ताक महर साहब थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि आज अब रमजानों में कोई नहीं आएगा, ना ही तो ट्रैफिक के निज़ाम को ख़राब करने दिया जाएगा, ना कोई भिखारी कराची में आएगा, ना किसी मॉल पे दिखाई देगा, ना गलियों में, ना सड़कों पर। लेकिन क्या हुआ कि रमज़ान शुरू होने से 15 दिन पहले 15 शाबान को पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में 1 लाख भिखारी आ गए और उस पर कुछ भी नहीं हो सका। जो ऑर्डर्स, जो बातें, इवन हम भी यहाँ पर बैठ के बात करें, हम कोशिश करें कि हम हुकूमती नुमाइंदों का ज़मीर को जगा सकें कि आप हमारे मुस्तकबिल के साथ क्या कर रहे हैं। ये जो बच्चे के 3 साल के, 2 साल के, वो 6 महीने के बच्चा, वो 2 साल का बच्चा, जिसे मुझे अपनी बेटी देख के मैं उसे रिलेट कर रही होती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ये सोच के खांसी का सिरप नहीं पिलाती कि ये सोएगी, इसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। और आप 24 घंटे के लिए एक बच्चे को नशा और अद्वियात पिलाकर सुला रहे हैं। और हर चीज में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, इसका मतलब है नीचे सारे सिस्टम आपके एडमिनिस्ट्रेशन के फेल हो चुके हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बैगर हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इंक्रोचमेंट हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के कहने ये जो आपकी बात है इसमें मेरे ख्याल में कुर्रतुल-ऐन का डायरेक्टली पार्ट बनता है कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग। एक्चुअली ना ये बड़ी आई कम फ्रॉम गवर्नमेंट, लेकिन आई एम एक्सेप्टिंग कि ये जो एक रेकरेंस हो रही है ना चीज़ों की, जैसे किरण ने बात की कि पथारे वापस आ जाते हैं और एक कैंपेन लॉन्च की जाती है कि जी जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसके तहत हम बेगरी ख़त्म करेंगे, इन बेगर्स को हटाएंगे, नए बेगर्स नहीं आएंगे ऑन रोड्स। उसके बाद फिर क्या होता है? तो वो जो एक कांस्टेंट विजिलेंस है ना, दैट इज एक्चुअली मिसिंग इन द सिस्टम। कांस्टेंट विजिलेंस के अलावा कुर्रतुल-ऐन, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कहीं एक्शन किया एज गवर्नमेंट और वहाँ से सफाई हो गई, जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो कोई तो यानी ना सिर्फ विजिलेंस एक्शन लेने के लिए क्या आप अपने हाथ बंधे हुए पाते हैं? क्यों नहीं एक्शन हो पाता? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। एक्चुअली ना सिद्रा, बहुत सारी प्रायोरिटीज डेली बेसिस पे ना मुझे ऐसा लगता है कि हम फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यू गेट मी। तो वो जो कहते हैं कि ये तरजीहात, ऐसा नहीं कि तरजीह नहीं है, ऐसा नहीं बाकी चीजों में वो नीचे पुश डाउन हो जाती है। प्रॉब्लम यही तो है ना, जो तरजीहात है वो भी कहाँ तक मीट कर रही है, वो भी कहाँ है। उन्हीं को हटाने की ड्यूटी लगा दें जिन्होंने पैसे लेने हैं, तो वो तो फोन करके क्या, उन्होंने कल एम्प्रेस मार्केट में बोल दिया भाई आज पथारे मत लगाना, आज ऑपरेशन होगा 4:35 पे आ जाना जब सब चले जाएंगे। क्या हम लोग ग्राउंड पे होते हैं। एक्चुअली ना मुझे लगता है कि हम सबको, एवरी वन ऑफ अस, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम रेजिडेंट्स, हमारे जो रेजिडेंट्स है कंट्री के, एज सिविक रिस्पॉन्सिबल सिविलियंस, हमें अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। लेकिन ये रोल के साथ साथ जो अथॉरिटीज है उनको भी तो अपना काम करना पड़ेगा। मैं और किरण जाके तो पथारे नहीं हटा सकते। एक ब्रेक लेते हैं किरण, फिर वापस आएंगे और यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या हम ये बात करके कि हम में से हर एक ने अपना किरदार निभाना है, मामले को डाइल्यूट कर देते हैं? जिम्मेदारी बहरहाल किसी ना किसी इदारे की बनती है, हुकूमत की बनती है, सूबाई हुकूमत की बनती है। अभी मेरा पैनल यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कहा कि जी कई रिपोर्ट्स जब बनाई जाती हैं और कहा जाता है कि इस पर एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो कहा यह जाता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो NGOs हैं, जो मीडिया है, जो इस पर काम कर चुका है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उसको इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में मिलाया जाए साथ। लेकिन कब ये रिपोर्ट बन जाती है, कब असेंबली तक पहुँच जाती है, इनसे ना कंसल्ट किया जाता है, उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि NGOs तो हमें बदनाम कर रही हैं। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए कि क्या आपको कराची शहर के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे, किसी भी स्नैक बार पे, किसी भी जूस सेंटर पे आपके साथ ये नहीं होता कि 4 या 5 बच्चे आपको आकर आपका दामन पकड़ के ये ना कहते हो कि जी हमारी मदद कर दीजिए, हमारे घर में हालात बहुत ख़राब हैं या हमें भूख बहुत लगी है। अब ऐसे मामलात को देख के आपका दिल तो पसीज जाता है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम और उसी पे हम बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। कुर्रतुल-ऐन क्या कहेंगी? आपके इर्द गिर्द भी तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, बच्चे को देख के हमें तरस आ जाता है, बूढ़े किसी शख्स को देख के हम कहते हैं कि भाई इस बुढ़ापे में वो बेचारा इतनी गर्मी धूप में बैठा हुआ है, लेकिन कभी क्या हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, किसने इसको यहाँ पे बिठाया? सिद्धा, मुझे लगता है कि अब काफ़ी अवेकनिंग है हमारी सोसाइटी में। आई मीन जब हम आपस में फ्रेंड्स ही बैठते हैं या फैमिली, तो अब लोग बहुत बात करते हैं। इवन मैंने खुद इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दिया है। आपने ठीक कहा कि आपको रहम आ जाता है, और जिस तरह का हमारा एक सोशल फैब्रिक है उसमें अब हम इस बात में बड़ा सुकून महसूस करते हैं कि अगर आपने किसी को कुछ हेल्प कर दी, छोटी मोटी हेल्प आपने कर दी, आपके गाड़ी के बिल्कुल दूसरी साइड पे एक ऐसा बंदा है जिससे आप कुछ थोड़ा सा ज़कात दे सकती हैं, या आप कुछ को आप कैसे देखते हैं? इसको इस सारों के सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि आप ये देखें कि कभी आप जी मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं या किसी बड़ी फूड चेन में जा रहे हैं, वहाँ आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं, या आप किसी सुपर स्टोर से निकले, आपकी ट्रॉली लद भरी हुई है और आपको पता है कि आपने कम से कम अंदर 20,000 25,000 का बिल दिया है, और जेब से आप 10-20 रुपये निकाल के एक बच्चे को देते हुए आप फखरिया ये महसूस करते हैं कि जी मैंने एक क्वालिटी रखी है, एक सुकून भी हासिल ऐसा है कि अब ना अब बहुत सेंसिबल लोग भी हैं हमारे आसपास जी। मतलब मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो डिस्करेज कर रहे हैं और वो खुद से इन बच्चों को हाथ नहीं बढ़ाते, या उनकी काउंसलिंग वहीं अपनी गाड़ी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं कि बेटा आप कहाँ से आए हो, या आपकी फैमिली कहाँ है, या आप कोई काम करना चाहते हो।
अच्छा, बेहतर तरीका मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास कोई बच्चा आए और वो कहे कि उसको भूख लगी है, तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप उसको कुछ खाने की चीज़ लेके दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये यकीन होता है कि एटलीस्ट वो उसके पेट नहीं, वो फिर भी पेट में आपके सामने खाते हैं। नहीं सिद्रा, नहीं होता। 15 रुपए किलो में वो रोटियां बेची जाती है। मैंने खुद इससे विटनेस किया है। एक खातून आई है, बच्चे खिला दीजिए, अब ब्रांडेड, लाइक आप बच्चा देख के अच्छा ये पिलाती होगी, बट स्टिल अगर उसने मांगा है तो आपने दिला दिया। और वहीं पर ही खड़े होके 5 मिनट बाद में देखती हूँ कि मेडिकल स्टोर वाले से आपकी एक केमिस्ट्री है, 2-5 मिनट के बाद आप दोबारा गए और आपने ग्रिल पे वो बॉक्स वापस किया और कैश लिया और चलते बने। तो ये जो मोहतरमा बात कर रही हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें भी काम करने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जो किरण अभी भी आप कैसे कह रहे थे कि इस वक्त शहर का कोई केमिस्ट या फार्मेसी ऐसी नहीं है जिसके बाहर आपको इसी तरह के गदागर एक पुरानी सी स्लिप लेके खड़े नजर आएंगे कि जी हमें भी दवा ले दीजिए। दवा आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ना आप उसको देखते हैं, आप थोड़े से पैसे देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपको बहुत दफ़ा आपने एक ऐसा पेयर देखा होगा, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ बैठी होगी, बेटा सर पे हाथ पकड़ के रखा हुआ है, माँ दमे का, इसको ऐसा लग रहा है अटैक हो रहा है। ये वो चीजें हैं जो टैक्टिक्स हैं, हमने हर जगह देखी हैं। इसी तरह बाकायदा जगह हैं जहाँ जले हुए का मेकअप होता है, बाकायदा जगह है जहाँ मस्जिद के बनते हैं, रहमानिया ही नाम होता है, सारे बच्चों के हाथ में रहमानिया ही की रसीदें क्यों होती हैं। ये पूरा एक, मैं कह रहा हूँ, सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें अब्बासी, जिना, सिविल या कार्डियो या ऐसी जगह का, या सिटी कोर्ट जहाँ पे लोगों की जज्बात से, लोगों की नफ्सियात से खेलने के उन्हें मौके मिलते हैं, वो उन जगहों पे बकायदा प्लान तरीके से अपना एट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, और आपसे वो राना साहब एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो वहाब साहब भी अभी कह रहे थे कि देखिए इसमें तफरीक तो करनी पड़ेगी, और शुरू में कुरैतुलैन ने भी कहा कि गुर्बत बहरहाल है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, दिहाड़ी नहीं मिलती, वो हम तफरीक कैसे करें पेशावर वर्सेस जिसको जो जेन्युइनली मुस्तहिक है। सिर्फ मेन चीज़ होती है कि आप इंस्टीट्यूशन अपने बनाएं और इंस्टीट्यूशन जो है फंक्शन करें। मिसाल के तौर पे अगर 1996 में अब्दुल्ला शाह साहब, मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब ने एक बैगर रिहेबिलिटेशन सेंटर की 10 एकड़ जगह लैंड